वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम क्लास 12 से एक्सरसाइज 12.6 को पढ़ने वाले हैं। एंड इस एक्सरसाइज के अंदर हम वेक्टर प्रोडक्ट या फिर हम बोलें क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की अपनी वीडियो में हमने डॉट प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट वाली एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। आज हमें यहाँ पर पढ़ना है क्रॉस प्रोडक्ट और वी कैन से वेक्टर प्रोडक्ट। दोनों ही इसी के नाम हैं। या तो हम बोल दें क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स के बीच में हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमें एक वेक्टर मिलता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट होता है। अब दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट किया कैसे जाएगा उसको देखिए जरा। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, then their dot product, then their cross product is denoted by, उसको हम डिनोट करेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड इज गिवन बाय। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास? डेफिनेशन क्या है इसकी? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है हमारा ए वेक्टर का मॉड्यूलस इंटू बी वेक्टर का मॉड्यूलस इंटू साइन थीटा डॉट एन कैप। अब ये एन कैप यहां पर नया है। एन कैप क्या है हमारा? एक यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर है ए और बी पर। ए और बी दोनों पर ही क्या है? यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर है। हम यहां पर लिखेंगे वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर measured from A vector to B vector and n cap is unit perpendicular vector n cap is unit perpendicular vector to A vector and B vector। जो हमारा थीटा है वो यहां पर एंगल है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में मीजर्ड फ्रॉम ए टू बी, जिसको हम ए से बी पर मीजर करेंगे। एंड एन कैप इज ए यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और जो एन कैप है वो ए और बी दोनों पर यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर है। अब जैसे हम इसका एक फिगर बनाए यहां पर, ये हमारा है ए वेक्टर, ये है हमारा बी वेक्टर, और एंगल कहां से मीजर कर रहे हैं हम? ए से बी मीजर कर रहे हैं। ए से बी मीजर किया है, थीटा इज द एंगल। और जो एन है वो इस ए और बी दोनों पर क्या है? यूनिट परपेंडिकुलर है। आप बोले सर जो यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर है वो दो तरीके से हो सकता है वो बाहर की तरफ ऐसे हो, बाहर की तरफ, या फिर वो अंदर की तरफ, यहां से अंदर की तरफ भी परपेंडिकुलर हो सकता है। तो उसका पता हमें कैसे चलेगा कि जो यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर है वो बाहर की तरफ है या इस बोर्ड के अंदर की तरफ होगा? तो दो डायरेक्शन में वो बन सकता है। तो उसको हम मेजर करते हैं, आपका उसका एन वेक्टर की डायरेक्शन का हम पता लगाते हैं। दो रूल हैं हमारे पास उसके लिए। फर्स्ट वन इज स्क्रू रूल and second one is right hand thumb rule। अब देखिए स्क्रू रूल क्या कहता है। आपने स्क्रू को तो ओपन किया होगा, कभी ना कभी आपने घर में कोई भी स्क्रू आप ले लें, सब एक स्क्रू एक तरह से ही ओपन होते हैं।
अब जैसे हम बात कर रहे हैं यहां पर, ये थीटा किस तरफ मीजर कर रहे हैं हम, ए से बी मीजर कर रहे हैं। अब मान लीजिए यहां पर ये स्क्रू प्रेजेंट है आपका, ये क्या है यहां पर, स्क्रू है, ये स्क्रू है आपका यहां पर ऐसे। अब स्क्रू कैसे ओपन करते हैं हम, एंगल ऐसे जा रहा है, स्क्रू को ओपन ऐसे करते हैं हम, ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे उसको, देखिए कैसे, ऐसे रोटेट करेंगे इस तरीके से, इस डायरेक्शन में। और जब हम स्क्रू को ऐसे रोटेट करेंगे तो जो हमारा स्क्रू जैसे यहां लगा हुआ है उसको ऐसे करेंगे तो वो ओपन होगा, और वो किस तरफ आएगा, हमारा बाहर की तरफ आएगा। किस तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा। तो जब एंगल ए टू बी मीजर किया जाएगा तो एन कैप जो है वो ऊपर की तरफ होगा, और यदि एंगल को बी से ए मीजर किया जा रहा है, इफ वी आर मीजरिंग, ये ए है, ये बी है हमारा, और एंगल को बी से ए मीजर किया जा रहा है, तो स्क्रू को हम ऐसे रोटेट करेंगे, और जब हम स्क्रू को ऐसे रोटेट करते हैं तो क्या होता है, हमारा स्क्रू टाइट होता है, और स्क्रू कहां जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो इस केस में जो एन कैप है वो अंदर की तरफ होगा। आई रिपीट, जब हम उसको ऐसे रोटेट करेंगे तो स्क्रू बाहर की तरफ आएगा, और जो हमारा यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर है वो बाहर की तरफ होगा। और जब हम स्क्रू को ऐसे रोटेट करेंगे तो स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा, तो उस केस में हमारा यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर अंदर की तरफ होगा। तो यहां पर यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर अंदर की तरफ होगा। ये तो था हमारा स्क्रू रूल। उसके बाद राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, ये मेरा राइट हैंड है, एंगल को मैं ऐसे मीजर कर रहा हूं, ऐसे, तो मेरी जो मैं अपने हाथ को यहां पर रखूंगा ऐसे, इस ए वेक्टर के पैरेलल। अब मेरी उंगलियों की जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी, वो रहेगी एंगल के मीजर की डायरेक्शन में। एंगल ऐसे मीजर हो रहा है तो मेरी उंगलियों की डायरेक्शन ऐसे है। अब मेरा थंब देखिए ऊपर की तरफ है, तो मेरा जो थंब है यहां पर, इस केस में जो मेरा थंब है वो एन वेक्टर को नोटेट कर रहा है, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन को बता रहा है। तो एन वेक्टर जो है वो बाहर की तरफ होगा। आई रिपीट, ऐसे करेंगे, थंब बाहर की तरफ है तो यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर बाहर की तरफ हो जाएगा। इस केस की बात करें तो एंगल ऐसे मीजर किया जा रहा है, तो उंगलियों की डायरेक्शन को हम ऐसा रखेंगे, यहां से ऐसे। अब मेरा थंब देखिए ऐसे आ गया। अब मेरा थंब कहां पर है, अंदर की तरफ है, तो अब जो यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर है वो कहां होगा, वो अंदर की तरफ होगा। तो आप कोई सा भी रूल यूज करें, स्क्रू रूल यूज करो या फिर राइट हैंड थंब रूल यूज करें, इससे हमें पता चल जाएगा कि जो यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में हमारा होने वाला है। और यहां से जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमें सॉल्व करने पर एक वेक्टर मिलता है, वो क्या होता है हमारा, वो एक वेक्टर होता है, वो एक वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ, दोनों पर ही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ए क्रॉस बी एक वेक्टर होगा जो ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। तो ये थी हमारी वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन से हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो अब हम लिखते हैं सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सबसे पहला रिजल्ट हम लिख रहे हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा वो एक परपेंडिकुलर वेक्टर होता है ए और बी दोनों पर। उसके बाद हम सेकंड रिजल्ट की बात करें, इफ थीटा इज 0, या फिर हम ऐसा बोलें कि यदि हमारे पास थीटा 0 आ रहा है तो यहां पर थीटा 0 रखेंगे हम। साइन 0 क्या होता है हमारे पास, 0 हो जाता है। तो यहां से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा,
ए वेक्टर का मॉड्यूलस, बी वेक्टर का मॉड्यूलस, साइन 0 एन कैप। साइन 0 हमारे पास होता है 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आ गया? 0। अब देखिए थीटा 0 कब होता है? थीटा 0 दो ही केस में हो सकता है, जब दोनों वेक्टर्स क्या हो, या तो दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो या फिर दोनों वेक्टर्स क्या हो हमारे पास कोलिनियर हो। तो ए क्रॉस बी यदि क्या आ रहा है हमारा 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर और ए वेक्टर इज कोलिनियर टू बी वेक्टर। या तो दोनों पैरेलल होंगे या दोनों कोलिनियर होंगे। इसके बाद एक और केस हो सकता है कि या तो ए वेक्टर 0 हो या फिर बी वेक्टर 0 हो, तब भी क्या हो सकता है हमारा ए क्रॉस बी जो है वो 0 हो सकता है। 3 केस बन रहे हैं हमारे। यदि ए क्रॉस बी 0 आ रहा है तो हमारे पास 3 केस हो सकते हैं, या तो वो पैरेलल और कोलिनियर होंगे तो ये 0 आएगा, या फिर उनमें से कोई एक वेक्टर क्या है हमारा 0 है, तो भी हम क्या कह सकते हैं कि जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या होगा? 0 होगा। देन इसके बाद यदि इनके बीच का जो एंगल है इफ थीटा इज इक्वल टू π/2, इनके बीच का जो एंगल है वो क्या हो जाए हमारा π/2 हो जाए, तो यहां रखेंगे जरा हम ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड्यूलस, बी वेक्टर का मॉड्यूलस, साइन π/2 एन कैप। साइन π/2 तो हमारा 1 हो जाएगा। यहां मिलेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर का मॉड्यूलस, बी वेक्टर का मॉड्यूलस, एन कैप। और हम यहां पर क्या ले सकते हैं? दोनों तरफ मॉड्यूलस ले लें, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड्यूलस इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड्यूलस, बी वेक्टर का मॉड्यूलस एंड एन कैप का मॉड्यूलस। हम जानते हैं कि जो एन कैप का मॉड्यूलस है वो 1 है, बिकॉज एन कैप इज अ यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर, और ये यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर है तो इसका मॉड्यूलस 1 होगा। क्वाइट सिंपल। तो यहां से हमें मिल पा रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो बराबर होगा ए वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू बी वेक्टर का मॉड्यूलस। ये था हमारा 4th रिजल्ट। इसके बाद हम बात करें 5th रिजल्ट की। हमने निकाला ए क्रॉस बी, ये बराबर होता है बी क्रॉस ए के माइनस बी क्रॉस ए के। ऐसा क्यों है? ए क्रॉस बी क्या है? एक यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर है। ए क्रॉस बी इज अ यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर, सॉरी परपेंडिकुलर वेक्टर ऑन ए एंड बी। तो ए और बी पर एक यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर बाहर की तरफ हो गया जब एंगल को ए से बी पर मेजर किया जा रहा है। ए क्रॉस बी का मतलब है एंगल को ए से बी पर मेजर किया जा रहा है ऐसे, तो इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर है बाय राइट हैंड थंब रूल वो बाहर की तरफ होगा ऐसे। बट जब हम निकालेंगे बी क्रॉस ए, मतलब ये ऐसे, तो इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो अंदर की तरफ होगा। इसमें बाहर था, इसमें अंदर था, उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, बस क्या हुई है? डायरेक्शन चेंज हुई है। तो ए क्रॉस बी किसके बराबर है हमारा? माइनस बी क्रॉस ए के। तो जैसे हम निकालेंगे कोई ए क्रॉस बी तो उसको माइनस बी क्रॉस ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पर केवल डायरेक्शन में ही चेंज आने वाला है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसके लिए। देन इसके बाद हम देखें 6th रिजल्ट कि यदि किसी वेक्टर को 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें क्या मिलेगा? एक 0 वैल्यू मिलेगी। कि किसी भी वेक्टर को आप 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमें 0 मिलेगा। नंबर के साथ भी वही केस होता है और वेक्टर के साथ भी वही केस हमारा यहां पर होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखिए कि यदि यहां पर क्या हो जाए कि उनके बीच में जो एंगल है
एंगल बिटवीन देम इज पाई। अब एंगल पाई होने का मतलब क्या है, जैसे मैं यहां पर लिखूं एक ए वेक्टर है और यहां पर भी क्या है हमारा ए वेक्टर है, माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो गई है। इसके बीच में यहां पर, या फिर हम ऐसा लिखें कि यहां पर कोई बी वेक्टर है, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब 180 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू बी वेक्टर का मॉड्यूलस, और यहां पे हो जाएगा साइन पाई और एन कैप। तो यहां से ए क्रॉस बी किसके बराबर आ गया हमारा, साइन पाई होता है 0, तो ए क्रॉस बी किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया है। तो आप ध्यान से देखें तो यहां से हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिड्यूस करने वाले हैं कि यदि उनके बीच में एंगल 180 डिग्री का बनता है तो वहां पर उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। अब इसी से देखिए, यदि यहां पर हम क्या करें, आई क्रॉस आई कर रहे हैं, या फिर आप इसको एक अलग रिजल्ट भी मान सकते हैं कि थीटा पाई है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। अब नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, यदि हम निकालते हैं आई क्रॉस आई, तो आई क्रॉस आई क्या होगा, आई कैप का मॉड्यूलस, आई कैप का मॉड्यूलस, और खुद के साथ उसका जो एंगल है वो कितना होगा, खुद के साथ जो एंगल है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा, और एन कैप। यहां पर आ गया आई क्रॉस आई, साइन 0 0 होता है तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0, मतलब आई कैप क्रॉस आई कैप क्या आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है। तो यहां पर हम सिमिलरली जे क्रॉस जे कैप क्रॉस जे कैप निकालेंगे तो 0 आएगा, के कैप क्रॉस के कैप निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो आई कैप क्रॉस आई कैप निकालो 0, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के क्या आ रहे हैं, 0। बट यदि कहीं ऐसा हो कि इनका आपस में हो जाए, जैसे आई क्रॉस जे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो ये होगा आई कैप का मॉड्यूलस, जे कैप का मॉड्यूलस, और इसके बीच में एंगल कितना होता है हमारा, आप देखें कि जो आई जे और के हैं वो यूनिट वेक्टर्स के अलोंग क्या होते हैं, हमारे यूनिट कंपोनेंट होते हैं। यहां पर आई कैप, यहां पर जे कैप, और यहां पर क्या होता है, के कैप होता है। तो आई और जे के बीच में, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में क्या होगा हमारा, एंगल π/2 होता है, सो साइन π/2, और यहां पर एन कैप। अब इसका मॉड्यूलस तो हो जाएगा 1 बिकॉज दे आर यूनिट वेक्टर्स, साइन π/2 भी 1। बात करें एन कैप की, एन कैप क्या है, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर। इन दोनों पर आई और जे पर परपेंडिकुलर क्या है हमारा, देखो एक्स वाई पर परपेंडिकुलर होता है जेड एक्सिस, तो यहां पर ये हो गया हमारा के कैप, क्या हो गया, के कैप। तो आई क्रॉस जे क्या होगा, के कैप। अब के कैप पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। परपेंडिकुलर तो ये जेड एक्सिस है, नेगेटिव जेड एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर होगा। बट आप देखें हम कहां से कहां जा रहे हैं, आई से जे जा रहे हैं, तो इस तरीके से आई से जे, तो जेड एक्सिस बाहर की तरफ आ रही है तो पॉजिटिव के रहेगा। और यदि यहीं पर ये हो जाता, यहीं पर हो जाता जे क्रॉस के, तो डायरेक्शन उल्टी हो जाती और अंदर की तरफ जाता। ये जे क्रॉस के केस में ऐसे मेजर करते तो वहां पर आता माइनस, कुछ उल्टा लिख दिया है मैंने, जे क्रॉस आई निकालते, यदि हम जे क्रॉस आई निकालते तो वो माइनस के कैप मिलता। अब हर बार तो हम ऐसा करके देखेंगे नहीं क्योंकि इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसके लिए आप एक साइक्लिक ऑर्डर लर्न रखेंगे। और चलना कैसे है, ऐसे मूव करना है आपको। अब यदि हम निकाल रहे हैं आपका आई क्रॉस जे, तो आई जे और इसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास,
के कैप आ रहा है, ऐसे चल रहे हैं तो पॉजिटिव साइन लेंगे। अब जैसे मैं यहीं पर निकालूं J क्रॉस K, तो J के बाद हम कहां आएंगे, K पर आएंगे, और K के बाद क्या है हमारे पास, I कैप है। ऑर्डर सही चल रहा है, ऐसे मूव कर रहे हैं तो जो वेक्टर है वो बाहर की तरफ रहेगा, मतलब पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद यदि हम यहां से निकालें K क्रॉस I, क्या निकालें, K क्रॉस I निकालें, तो K के बाद हम आए I पर, I के बाद क्या है हमारा, J है, तो यहां आ जाएगा J। डायरेक्शन सही चल रही है तो ये क्या होगा हमारा, पॉजिटिव रहेगा। अब यदि डायरेक्शन उल्टी आती है, डायरेक्शन क्या हो जाए, उल्टी हो जाए, जैसे J क्रॉस I तो हमने देख लिया, यहां पर यदि कर ले K क्रॉस J, K के बाद क्या कह रहा है वो, J पर आइए, K के बाद J पर आए, उसके बाद क्या आएगा, I कैप आएगा। अब क्योंकि जो डायरेक्शन है वो उल्टी हो गई, ऐसे चलना था, डायरेक्शन उल्टी हो गई है तो साइन आएगा माइनस का। यदि डायरेक्शन सही चल रही है, I J K, I के बाद J के बाद K के बाद I, इस तरीके से साइक्लिक ऑर्डर चलता है तो साइन पॉजिटिव, और ये ऑर्डर ब्रेक हुआ तो नेगेटिव साइन। जैसे I क्रॉस K, I के बाद कहां जा रहे हैं हम, K पर, K के बाद क्या आएगा, J, बट द डायरेक्शन इज अपोजिट, तो यहां आएगा माइनस का साइन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये सारी ही वैल्यूज यहां पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको लर्न रखना होगा ये थोड़ा सा कंसेप्ट। इसके बाद हम एक और रिजल्ट निकालते हैं। यहां पर हमने पढ़ा A क्रॉस B किसके बराबर है हमारा, A क्रॉस B बराबर है A वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू B वेक्टर का मॉड्यूलस साइन थीटा n कैप। दोनों तरफ हम क्या ले लेते हैं, मॉड्यूलस ले लेते हैं। ये तो ऑलरेडी मॉड्यूलस दे रखा है, दोबारा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आ गया साइन थीटा n कैप का मॉड्यूलस। n कैप का मॉड्यूलस 1 हो जाएगा, इसको इस तरफ ले आइए। मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉड्यूलस, और नीचे है a वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू b वेक्टर का मॉड्यूलस। और ये फॉर्मूला है आपका a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल को फाइंड आउट करने का इन द केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट से कोई वेक्टर को एंगल को फाइंड आउट करना चाहें तो आप इससे एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और उसका मॉड्यूलस करेंगे। देन इसके बाद एक और इसमें फॉर्मूला बनता है, वी हैव टू फाइंड ए यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर इन द डायरेक्शन, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर पर हमें क्या निकालना है, एक यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है जो हमें किससे मिलता है, एन कैप से मिलता है। वो किसके बराबर रहेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को उसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर देंगे और साइन लेंगे हम किसका, प्लस माइनस का। देखो ए क्रॉस बी क्या होता, इस ए और बी पर क्या होता, एक परपेंडिकुलर वेक्टर होता, बट यदि हम उसको उसी के मॉड्यूलस से डिवाइड कर देंगे तो वो कैसा वेक्टर बन जाएगा, वो एक यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर बन जाएगा और सामने लेना है प्लस माइनस का साइन। तो यदि हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर पर एक यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला वहां पर यूज करेंगे। अब देखिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, कि वेक्टर प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, एक्चुअली उसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होते हैं। हम मान लीजिए हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ओ ए बी और सी, ये क्या है हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और यहां से मैंने इस पर एक परपेंडिकुलर डाला है और इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है
इस वेक्टर को मैंने मान लिया है ए वेक्टर एंड इस वेक्टर को मान लिया है बी वेक्टर, और ए टू बी हम मीजर कर रहे हैं एंगल को, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास क्या होगा? बाय डेफिनेशन ए क्रॉस बी हमारे पास होगा ए वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू बी वेक्टर का मॉड्यूलस एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम डॉट एन कैप। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इसका मॉड्यूलस ले लेते हैं। तो ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस, यहां आ गया ए मॉड्यूलस बी मॉड्यूलस एंड यहां पे आ गया साइन थीटा का मॉड्यूलस, एन कैप का जो मॉड्यूलस है वो 1 हो जाएगा। तो यहां से ए क्रॉस बी का जो मॉड्यूलस है वो बराबर आ रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर, और साइन थीटा को आप साइन थीटा लिख सकते हैं बिकॉज पैरेललोग्राम के अंदर जो एंगल बनता है वो 0 से और 90 डिग्री तक बन सकता है इंटीरियर एंगल। तो यहां पर वैल्यू पॉजिटिव रहने वाली है बिकॉज साइन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन थीटा पॉजिटिव रहेगा। अब आप ध्यान से देखो, इस मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर का मतलब है ओ ए, या फिर आप लिख सकते हो साइड ओ ए या ओ ए वेक्टर की लेंथ। बी वेक्टर का मतलब है ओ सी वेक्टर साइन थीटा, और यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 ओ ए वेक्टर की लेंथ ओ सी वेक्टर की लेंथ इनटू साइन थीटा। अब यहां पर एक फॉर्मूला बन रहा है, देखो जैसे हमारे पास ये एक एंगल है और ये वाला एंगल है हमारा थीटा, ये साइड है ए, ये साइड है बी। अब मुझे यदि 2 साइड पता हो और उनके बीच में बनने वाला एंगल पता हो, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो होता है 1/2 ए बी एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। यदि मुझे ये दोनों साइडें पता हैं, इनके बीच का एंगल पता है, तो उसका एरिया हो जाता है 1/2 ए बी साइन थीटा। मुझे ये दोनों साइडें दे रखी हैं, इनके बीच का एंगल दे रखा है साइन थीटा, तो इसको हम बोल सकते हैं, देखो यहां इन दोनों साइड से ये एक ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी। ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। इस ओ ए सी, सॉरी बी नहीं सी, ओ ए सी ट्रायंगल का एरिया हमें मिल गया। अब हम जानते हैं कि यदि पैरेललोग्राम को बीच से बाइसेक्ट किया जाए तो एक ट्रायंगल नीचे बनता है और एक ट्रायंगल ऊपर बनता है विद सेम एरिया। इसका एरिया हमें मिल गया, इस एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए बी सी। तो मतलब हम कह सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो एक्चुअली में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए बी सी। तो यहां पर जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो वेक्टर एरिया को रिप्रेजेंट करता है, और यहीं से हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम with adjacent sides A वेक्टर एंड B वेक्टर। एडजेसेंट का मतलब है साथ वाली। ध्यान से देखो, ये जो A वेक्टर और B वेक्टर है ये क्या है? हमारी एडजेसेंट साइड्स हैं। तो एडजेसेंट साइड्स के साथ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है A वेक्टर B वेक्टर का मॉड्यूलस। देन इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल विद एडजेसेंट साइड्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने देखा था वो आता है 1/2, तो 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड्यूलस, मतलब पूरे ट्रायंगल का, पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ कर देते हैं तो हमें ट्रायंगल मिल जाता है। और यहां पर ये इस ट्रायंगल की भी क्या थी? एडजेसेंट साइड्स थी। और यदि यहां पर एक फॉर्मूला और बनाना चाहें हम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद इट्स डायगोनल्स, अगर हमें उस
पैरेललोग्राम के डायगोनल्स दे रखे हों ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो उसका एरिया होता है 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड्यूलस। जहां पर ये जो ए और बी हैं वो क्या होंगे, उस पैरेललोग्राम के क्या होंगे, आपके डायगोनल्स होंगे। अब ये था जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसको हम एक रिजल्ट की फॉर्म में पढ़ भी चुके हैं, कि यदि ए क्रॉस बी को हम लिखें तो वो -b क्रॉस ए के बराबर होता है। ये इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है। हम जानते हैं क्योंकि जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इसको हमने डिटेल में अभी स्टडी किया है। इसके बाद यहां पर है, यदि मैं किसी m स्केलर की a वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और तब उसका क्रॉस प्रोडक्ट करूं, या फिर उस स्केलर को मैं b वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर मैं a क्रॉस b करके तब उस स्केलर को मल्टीप्लाई करूं, तो रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा सेम ही होने वाला है, उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए थर्ड, मान लीजिए हमारे पास एक ए वेक्टर दे रखा है, a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, एंड एक बी वेक्टर हमें दे रखा है b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप। और यदि मुझे निकालना हो a क्रॉस b, तो हम कैसे निकालेंगे? a क्रॉस b निकालने के लिए मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, a1i प्लस a2j प्लस a3k क्रॉस b1i b2j प्लस b3k कैप। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम इसके साथ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a1 b1 तो स्केलर हैं, बाहर आ जाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट होगा i क्रॉस i। अब इसका इसके साथ a1 b2 i क्रॉस j, a1 b3 i क्रॉस k। अब a2 वाली टर्म का a2 b1 i कैप, a2 सॉरी i का a2 b1 j क्रॉस i प्लस a2 b2 j क्रॉस j प्लस a2 b3 j क्रॉस k प्लस, अब इस टर्म का a3 b1 k क्रॉस i प्लस a3 b2 k क्रॉस j, एंड इसके बाद a3 b3 k क्रॉस k। हम जानते हैं कि i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k क्या होता है हमारे पास, 0 होता है। वी नो दैट, हमने अभी पढ़ा इसको डिटेल में कि ये किसके बराबर होते हैं, 0। तो तीन टर्म तो हमारे पास ये 0 हो गई, इनको हम दोबारा नहीं लिखेंगे, ये 0 हो गई। अब अपने साइक्लिक ऑर्डर को जरा लर्न करें, ये i, देन इसके बाद ये j, एंड यहाँ पर या फिर यहाँ पर उल्टा लिखें हम, ये i, ये j और ये k। साइक्लिक ऑर्डर ऐसे था हमारा। अब देखो पहले हमें, ये तो 0 हो गया, a1 b2 i क्रॉस j, i के बाद j और उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ k कैप। ऑर्डर सही है तो पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद a1 b3 i क्रॉस k, i के बाद k पर आया है तो उसके बाद किस पर क्या आएगा, j कैप। बट देखो ऑर्डर रिवर्स हुआ है तो ये माइनस का j कैप आएगा। देन इसके बाद प्लस a2 b1 j क्रॉस i, j i वो क्या आ जाएगा, k कैप, बट द ऑर्डर इज रिवर्स्ड तो यहां माइनस का k कैप आएगा। वो टर्म 0 हो गई। यहां पर a2 b3 j क्रॉस k, j उसके बाद है k तो क्या आ जाएगा, i कैप प्लस का, यहां a3 b1 k क्रॉस i, k के बाद i उसके बाद क्या आ जाएगा, j कैप आ जाएगा। देन इसके बाद
A3B2 K क्रॉस J, उसके बाद आ जाएगा माइनस का I कैप। ध्यान से देखो, I वाली दो टर्म है हमारे पास, दोनों में से I कैप कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचेगा हमारा A2B3 माइनस A3B2। J वाली दो टर्म है हमारे पास, यहां से हम माइनस का J कॉमन लेंगे, माइनस का J कॉमन लेंगे तो ये टर्म प्लस की हो जाएगी, A1B3 माइनस, ये माइनस की हो जाएगी A3B1। K वाली दो टर्म है हमारे पास, दोनों में से K कैप कॉमन ले लेते हैं। अब K कैप क्या है हमारे पास, ये रहा A1B2 माइनस A2B1। ये क्या आ रहा है हमारे पास, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इसको आप ध्यान से देखें तो ये क्या है हमारे पास, एक टर्म का डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन है I J K, उसके बाद हम लिखें A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब ध्यान से देखो, इस टर्म को एक्सपेंड करने पर यही टर्म हमें मिलेगी। इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, I कैप बाहर आ गया, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, A2 B3 माइनस B2 A3 माइनस का J, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस K कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, A1 B2 माइनस A2 B1। तो क्वाइट सिंपल हो रहा है ना। आपको क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, आप A क्रॉस B निकाल रहे हो, पहली रो में आप लिखेंगे I J K, फिर उसके बाद A वेक्टर में जो I J और K के कोफिशिएंट्स हैं उनको लिख देंगे, फिर सेकंड वेक्टर में जो I J और K के कोफिशिएंट हैं उसको लिख देंगे, और इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते ही हमें क्या मिल जाएगा, A क्रॉस B मिल जाएगा। क्वाइट सिंपल तरीके से ये एक्चुअली में A क्रॉस B का डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन होता है। तो इस डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म से क्रॉस प्रोडक्ट को बड़ी इजीली से फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसे मैं यहां पर मान लेता हूं, मेरे पास A वेक्टर दे रखा है आपका I प्लस J प्लस K, B वेक्टर मेरे पास दे रखा है 3I प्लस 4J प्लस 5K, और मुझे निकालना है A क्रॉस B। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, I J K और A वेक्टर की, पहले A वेक्टर है तो I J और K के कोफिशिएंट्स 1 1 1, यहां पे आ गया 3 4 5। अब केवल इसको एक्सपेंड करेंगे तो I कैप बाहर आएगा, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 5 1 जा 5 माइनस 4, क्या आ गया 5 माइनस 4। देन इसके बाद यहां आएगा माइनस J कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 5 माइनस 3, क्या आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 3 प्लस K कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 4 माइनस 3। सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, 5 माइनस 4 1 हो गया, I कैप यहां माइनस का 2J कैप प्लस K कैप। तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर किसके बराबर आ रहा है हमारा, इस टर्म के बराबर आ रहा है। A क्रॉस B हमने पहले ही बताया, एक वेक्टर हमें मिलेगा, क्योंकि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर ही होता है। तो आपको इस तरीके से नहीं, डिटर्मिनेंट में वैल्यूज रख के उसको केवल एक्सपेंड करना है, और जैसे ही आप इसको एक्सपेंड करेंगे आपको A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। देन इसके बाद एक टॉपिक और बचता है हमारा, जो एक रिलेशन है आपका डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखिए, रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में रिलेशन क्या होगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन हम जानते हैं, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है A वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू B वेक्टर का मॉड्यूलस साइन थीटा डॉट n कैप।
दोनों तरफ हम इसका मॉड्यूलस ले लें तो यहां क्या हो जाएगा हमारे पास ए वेक्टर का मॉड्यूलस, बी वेक्टर का मॉड्यूलस, और साइन का मॉड्यूलस लेंगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू ही मिलने वाली है, तो इसको बेशक से ना लें। और एन कैप का मॉड्यूलस हो गया 1, ये हो जाएगा 1 आपका। दोनों तरफ करते हैं इसका स्क्वायर, इनफैक्ट साइन का भी मॉड्यूलस आप ले लें तो ए क्रॉस बी, ये हो जाएगा हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का मॉड्यूलस। अब साइन स्क्वायर थीटा है तो मॉड्यूलस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ही मिलने वाली है हमें। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, माइनस मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ आ गया ए वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर, बी वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर का मॉड्यूलस, बी वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। भाई सभी पर स्क्वायर है तो तीनों को एक साथ लिख के भी हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं। हमें पता है जो ए डॉट बी की डेफिनेशन थी वो क्या थी, ए वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू बी वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू कॉस थीटा। तो इस पूरी टर्म की जगह हम ए डॉट बी लिख सकते हैं, ए वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर, बी वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। और यहाँ पर हमारी टर्म क्या है, ये स्क्वायर किया है हमने यहाँ पर, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर, बी वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। और यही क्या है हमारा रिलेशन है क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बीच में। तो ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको मेमोराइज रहना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस इस पर बन जाते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, जैसे हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर दे रखा है तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, सिंबल आएगा ये वाला ए क्रॉस सी। ये क्या है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए जितना बेसिक सफिशिएंट है हमारा इस एक्सरसाइज के लिए। अब हम मूव करते हैं आपकी एक्सरसाइज 12.6 पर। तो 12.6 का सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी वेयर ए एंड बी। ए और बी दो वेक्टर्स हमें दे रखे हैं और हमें ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है जहां पर ए वेक्टर हमें दे रखा है i प्लस 2j प्लस 5k, बी वेक्टर हमें दे रखा है 2i प्लस 3j और k वाला नहीं है तो 0k कैप। हमें यहाँ पर निकालना है आपका a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, वो किससे मिलेगा i j k। अब a वेक्टर के i j और k के कोफिशिएंट्स वो है 1 2 5। अब b वेक्टर के i j और k के कोफिशिएंट्स 2 3 0। अब देखो यहां मिस्टेक आप करेंगे, k नहीं दे रखा था तो आप कुछ नहीं लिखेंगे, वहां पर 0 होगा। तो अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो यहां आएगा i कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ा 0 इंटू 2 0 माइनस 15, फिर आएगा माइनस j कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 माइनस 10 प्लस k कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 3 माइनस 4, क्या आ रहा है 3 माइनस 4। तो a क्रॉस b क्या आ रहा है हमारे पास माइनस 15 i कैप, ये प्लस का 10 j कैप
और ये माइनस का के कैप, ये आया है हमारे पास A क्रॉस B। तो सिंपली इस डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यू रखनी है और हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट हमें दे रखा है A वेक्टर इज 2i कैप माइनस j प्लस k कैप एंड B वेक्टर इज 3i कैप माइनस 4j एंड माइनस 4k कैप। यहाँ पर भी हमें A क्रॉस B निकालना है। तो सबसे पहली रो में i, j और k, फिर A वेक्टर के i, j और k के कोफिशिएंट्स, फिर B के एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा i कैप, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -4 इंटू -1 इज 4 और ये माइनस का 4 आ जाएगा और एक फॉर्मूले से माइनस और ये खुद माइनस का आ रहा है, ठीक है, -j। इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -8 -3 प्लस k कैप, इस कॉलम को छोड़ेंगे -8, ये माइनस का 3 और फॉर्मूले वाले से ये प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो ये प्लस का हो गया, 4 + 4 इज 8 i कैप एंड a -8 -3 हो गया माइनस का 11, इससे मल्टीप्लाई होके प्लस का 11 j कैप और यहाँ -5 k कैप। और ये क्या आ रहा है हमारे पास, A क्रॉस B की वैल्यू आ रही है। तो सिंपली आपको करना क्या है, जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट पूछा हो तो पहले वाले वेक्टर के i, j और k के कोफिशिएंट्स, दूसरे वाले वेक्टर के i, j और k के कोफिशिएंट्स को लिखेंगे, सिंपली इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे और हमें A क्रॉस B की वैल्यू मिल जाएगी।